हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पॉलिटिकल थ्योरी का होगा। और पॉलिटिकल थ्योरी में जो जो मेन टॉपिक्स होंगे मैं आज उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको इसके अलावा मतलब अगर किसी टॉपिक के ऊपर डेप्थ में वीडियोस चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको इस हिसाब से क्लासेस लेनी है क्या। मेरी तो ये फर्स्ट क्लास है और मुझे ऑनलाइन का कुछ इतना सिस्टम पता नहीं है कि कैसे करना है क्या नहीं करना। मैं फिर भी अपनी तरफ से 110% कोशिश करूँगा कि इस क्लास का कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। तो आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का जो है वो टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस वर्ड क्या है, कहाँ से निकला है, क्या मतलब क्या है। जैसे देखो, आप सोशियोलॉजी पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो या कहीं का, उसका जो वर्ड्स होता है ना वो ओरिजिन कहाँ से होता है, किस लैंग्वेज से निकला है। तो जो इस हिसाब से जैसे पॉलिटिकल साइंस का होगा वो भी तो कहीं से निकला होगा ना। तो जो पॉलिटिकल साइंस का जो है ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक और लैटिन वर्ड से हुआ है। तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो आप कहाँ से निकला है, ग्रीक और जिसका मतलब क्या पोलिस, और इसका मतलब क्या है सिटी स्टेट का। और एंशिएंट टाइम पे जो था ये इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट विद ओन गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद जो टर्म पॉलिटिक्स है ये ड्राइव्ड को वहाँ से हुई थी, ग्रीक वर्ड से। और फर्स्ट टाइम किसने यूज़ की थी वो अरिस्टोटल ने की हुई थी, कि जो उनकी बुक्स है पॉलिटिक्स। तो उसमें उसने मतलब इस चीज़ को मतलब यूज़ किया था, मतलब गवर्नेंस और स्टेट के अफेयर के बारे में। फिर उसके बाद अगर इसके अलावा अगर देखा जाए, जो जो स्टेट है ना वो भी लैटिन वर्ड से हुआ है, उसका मतलब होता है कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग। और उसके बाद हम अभी मॉडर्न कंसेप्ट या लैटिन कंसेप्ट, रिपब्लिक, या फिर इसके अलावा हर चीज़ का मतलब दिया गया। और उसके बाद अगर हम एक डेफिनेशन की तरफ जाएं या फिर एक जगह जाएं, तो पॉलिटिकल डिसिप्लिन है जो रूट करता है ग्रीक और लैटिन ट्रेडिशन को, फोकस ऑन स्टडी स्टेट गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। मतलब ये है ना कि देखो, जैसे अरिस्टोटल हो गया, प्लाटो हो गया या कहीं हो गया, तो पॉलिटिकल साइंस कुछ डिसिप्लिन में तैयार हुआ होगा, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, कुछ इसका मेन बेनिफिट हुआ होगा, तो अभी तो हमारे पास आई ना 21st सेंचुरी में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इसकी रूट्स इसका कुछ हुआ होगा, तभी तो मतलब इतना ग्रोथ कर रहा है। मतलब देखो, पॉलिटिकल साइंस आज के टाइम पे तो फेमस से भी अच्छा है। मतलब ये देखो कि ग्रोथ पे ग्रोथ हो रही है इसकी। तो अगर उसके बाद हम अगर पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरीज़ को मतलब क्यों पढ़ा जाता है, इंट्रोडक्शन क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी को मतलब किस चीज़ के लिए करते हैं। जैसे देखें, मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैंने क्या कर दिया है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में लिख दिया है और हिंदी वालों के लिए इंग्लिश में लिख दिया है। क्योंकि आप देखें कि आपको भी मतलब पता चल जाएगा कि जो हिंदी वाले होंगे को उनको भी पता चल जाएगा सर ने क्या चीज़ बोली है, कैसे बोली है और क्यों बोली है। तो जो इंग्लिश वाले होंगे तो उनको ऑलरेडी पता ही चल जाएगा, क्योंकि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, उर्दू है, तो उसकी वजह से मतलब हिंदी में लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इतना गूगल ट्रांजेक्शन अगर ट्रांसलेट किया जाए तो वो भी मतलब गलत बताता है कि कभी कुछ हो जाता है कभी, तो उस हिसाब से मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है। और मेरा मतलब यही तरीका, अगर इसके अलावा आपको कोई और तरीका मतलब लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद मतलब जो भी आपको लगा ना, जैसे जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या कुछ है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, पॉलिटिकल साइंस इज स्टडीज़ ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स गवर्नमेंट पावर। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसी फील्ड है जो पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट और पावर को समझने की कोशिश करती है। ये दिखाती है कि इंस्टीट्यूशन कैसे चलाए जाते हैं, सोसाइटी को कैसे बनाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस को जो मतलब जो एरिया होता है उसमें पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखो हर चीज़ का मतलब होता है ना कि जैसे एक रूट होता है, एक चैप्टर होता है या कुछ होता है। जैसे हमारे फैमिली में होता है कि एक फैमिली में हेड हो गया, जैसे हेड हो गया, फिर उसके बाद मम्मा आगे, पापा आगे, बहन आगे, भाई आगे। तो उस हिसाब से पॉलिटिकल साइंस के भी एक रूट्स हैं, उसके आगे भी मतलब इंपॉर्टेंस एरिया हैं जहाँ से हमें मतलब पता चलता है। पॉलिटिकल थ्योरी होगी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गए, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स हो गई, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। तो इसी ऐसे मतलब
हर घर मतलब होता है ना, हर घर में एक हेड होता है, हेड के बाद फिर उसके बाद नीचे नीचे लेवल के आ जाते हैं, जैसे भाई बहन, पापा मम्मा ऐसे। फिर उसके बाद अगर पॉलिटिकल साइंस आपको पता चल गया पॉलिटिकल साइंस क्या है। और पॉलिटिक्स का क्या, पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, जिसमें कन्फ्लिक्ट हो मैनेज हो, उसको कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको मतलब जैसे कोई लोकल हो गई, जैसे कोई लड़ाई हो गया, कुछ हो गया, जैसे अभी देखो हम मतलब कुछ भी बात होती है, जैसे आज के टाइम पे कुछ भी हो गया तो हम क्या बोलते हैं, यार पॉलिटिक्स कर रहे हैं यार। जैसे कुछ भी इलेक्शन होता है या कुछ भी सीन होता है तो हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, वो हमें मतलब ये इस चीज़ से, जैसे हमें हर चीज़ पता होती है। जैसे देखो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंटर रिलेट कर देते हैं, जैसे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को हम कहाँ से कहाँ रिलेट करते हैं, इसका हम जो सही मतलब है, सही मतलब सोच है ना, वो हम उस चीज़ को करते नहीं है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी में जो मैंने अभी ये बोला क्या, एक फिलासफी का मतलब फिलासफी स्टडीज़ है। मतलब फिलासफी स्टडी ये हो गई कि पॉलिटिकल थ्योरीज में हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी जैसे कंसेप्ट को एनालाइज करते हैं, और इसमें डिफरेंट थिंकर और उनकी थ्योरीज को किया जाता है कि उनको क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में सिर्फ मतलब होता है ना, एक फ्रेमवर्क बनाना कि हाँ यार इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो उस हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, जैसे देखो हम इंसान हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं शहबाज हूँ तो मुझे बोलते हैं यार इस बंदे की नेचर क्या है, इस बंदे की नेचर ऐसी है, हाँ इसमें ये क्वालिटीज़ हैं इसका। हाँ चलो नेचर तो ठीक हो गई, एक इसके अंदर स्कोप क्या है, मतलब एजुकेशन मैटर में क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये स्कोप आगे किस बंदे का क्या है, आगे लेवल के कर सकता है या नहीं कर सकता, नेट का एग्ज़ाम दे सकता है नहीं दे सकता, एपी का एग्ज़ाम दे सकता है नहीं दे सकता। तो ये स्कोप होगा। नेचर में आप दे सकते कि नेचर में मतलब आप ये देख सकते हैं, मतलब नेचर स्कोप में मतलब बता सकते हैं कि जैसे इंसान के ऊपर बोल सकते हैं यार नेचर में अच्छा है, ये नेचर में बहुत सॉफ्ट बातें करता है, या इस नेचर में मतलब ये आप ये कर सकते हैं। और मतलब स्कोप में ये बोल सकते हैं यार ये बंदा बहुत हाई लेवल का पढ़ता है, ये अच्छे से पढ़ा सकता है, ये अच्छे से कर सकता है। उसके बाद आप देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट जो होती है इंस्टीट्यूशंस गवर्नेंस को स्टडी करती है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं नॉर्मेटिकल इंपेरिकल में, मतलब देखिए नेचर में आप ये लिख सकते हैं कि जैसे देखो ये एग्ज़ाम के लिए नहीं है कि एग्ज़ाम में ये चीज़ आएगी, ये तो बेसिक्स है, ये हम आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ आएगी नॉर्मेटिक इंपेरिकल में, क्योंकि ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए एक्सेप्ट होता है। फिर उसके इंटरडिसिप्लिनरी में हो जाता है कि जिसमें हम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और लॉ से जुड़ी हुई बात मतलब जो भी होते हैं ना उसके लिए मतलब हम ये चीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद डायनेमिक टाइम के साथ मतलब इवॉल्व किया जाता है, फिर आप पढ़ सकते हैं। फिर साइंटिफिक देख सकते हैं। फिर स्कोप में आप देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिलेशनशिप है, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे चलाया जा सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे कोई भी लॉ बनता है या उससे कोई भी चीज़ बनती है तो उसके लिए मतलब हम फॉलो स्टेप करते एकदम से थोड़ी करते हैं, जैसे कोई भी हमें मतलब अमेंडमेंट बनाना पड़ता है, जैसे कुछ भी करना पड़ता है, जैसे अभी सी डबल ए आया था, तो आप उसमें देखें सबसे पहले वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से पहले किसी में भी जा सकता है। तो वहाँ से जाएगा, फिर उसके बाद उसके जब वोटिंग होगी, वोटिंग में जब वो मतलब उसका मतलब मार्जिन मिल जाएगा और जीत जाएगा, तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट फोर्स में जाएगा, नेक्स्ट फोर्स जाने के बाद फिर वो लो प्रेसिडेंट के मतलब जाएगा, प्रेसिडेंट का अकॉर्ड होगा, फिर उसके बाद साइन होगा, फिर उसके बाद वो बिल को क्या कर देता है, अमेंडमेंट बना देते हैं, मतलब उसको हो जाता है कि हाँ ये आप फॉलो कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी हमें मतलब ये चीज़ चाहिए कि हाँ यार इस चीज़ को हमें कैसे इस चीज़ करनी है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरीज में आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें पॉलिटिकल थ्योरी में आइडियोलॉजी होती है, ज़्यादातर आइडियोलॉजी होती है कि मतलब आइडिया क्या होता है, जैसे प्लाटो हो गया, प्लाटो की तो मतलब ऐसे हो, सोक्रेट्स हो गए, तो इनकी सिर्फ मतलब ये थी कि एक सोच होती थी, जैसे हम उस टाइम पर अज्यूम कर सकते हैं कि यार देखें जैसे वो कुछ भी सोचते होंगे ना तो वो बोलते थे कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ सही होनी चाहिए, हाँ इस पे काम करना चाहिए। तो उस हिसाब से उन्होंने मतलब जो होती है पॉलिटिकल थ्योरीज में जो आइडिया होते हैं, जो थिंकर्स के आइडिया होते हैं, जो वो काम देखना चाहते हैं, जो हाँ ये चीज़ उनके हिसाब से ठीक हो सकती है उस सिचुएशन पे, वो हम देख सकते हैं। जैसे डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, उसके बाद कम्युनलिज्म जैसे आइडियाज़ होते हैं। फिर इंटरनेशनल में ऑलरेडी आपको पता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह का, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में डिफरेंट कंपेरिजन हो गया। फिर उसके बाद देखें आप एक मतलब होती है जैसे अप्रोचेज होती है कि हम किस अप्रोच से करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल हो गई, मॉडर्न हो गई, जैसे हम बात करते हैं ना यार ये ट्रेडिशनल बंदा है यार, ट्रेडिशन की तरफ जा रहा है, जैसे कुछ मतलब आपने मतलब जैसे
मतलब कुर्ता पजामा पहन लिया या कुछ ऐसे कर दिया, तो वो बोलते हैं यार ये ट्रेडिशन की तरफ जा रहा है, यार ये कुछ ऐसे करो, धोती वगैरह पहन ली तो ये ट्रेडिशन की तरफ जा रहा है। जैसे जिस बंदे ने जीन्स पैंट पहन ली या कुछ ऐसा हो गया तो वो बोलते हैं हाँ यार ये अब ये मॉडर्न हो रहा है। तो उसी हिसाब से जैसे ट्रेडिशनल में मतलब इसमें भी आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ में क्या था। ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ में जो है वो फोकस किस पे करते थे, जैसे उसमें हिस्टोरिकल मतलब करते थे, लीगल में, फिलोसफिकल स्टडीज़ में करते थे। जैसे अगर आप देखेंगे इसको, आप देखोगे तो जैसे फिलोसफिकल अप्रोच में क्या चीज़ करते हैं, जस्टिस और राइट का बेस्ट गवर्नमेंट पे फोकस करना, जैसे प्लाटो और अरिस्टोटल ने ऑलरेडी बोला है। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का आइडिया का एवोल्यूशन का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहाँ से बने, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब जैसे हिस्ट्री करते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ की तरफ जाते हैं तो हम पहले बोलते हैं यार इसकी हिस्ट्री कैसी होनी चाहिए, इसको कैसे ठीक करना चाहिए। फिर उसके बाद लीगल इंस्टीट्यूशन अप्रोच जो होगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, इंस्टीट्यूशन का एनालिसिस हो गया। फिर उसके बाद अगर हम मॉडर्न की तरफ जाएंगे तो आप इसमें आप दो देख सकते हैं, सिस्टम अप्रोच और बिहेवियर अप्रोच। और उसके बाद अगर आप बिहेवियर सिस्टम अप्रोच, बिहेवियर अप्रोच में ये देख सकते हैं, जैसे देखिए सिस्टम अप्रोच आप डेविड स्टीन को आप मतलब पक्का कर लेंगे। सिस्टम अप्रोच मीन्स डेविड स्टीन, इसमें वो इनपुट आउटपुट इन्वायरमेंट फीडबैक मतलब इस हिसाब से मतलब उसने मतलब बनाया था कि मतलब इन सोसाइटी को कैसे करना चाहिए, इनपुट में क्या चाहिए, डिमांड आउटपुट उससे ऐसे बोला था उसने, शायद मुझे अभी क्लियर याद नहीं है, तो मतलब उसने इस हिसाब से बोला गया। उसके बाद बिहेवियर में वो मतलब ये था कि मतलब इन पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वोटिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, डेविड ईस्टन का इसने ये बोला था। फिर उसके बाद अगर आप इसको आप डिटेल्स में अब देखना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी डिटेल में मतलब कर दिया, आप इसको मैं शायद PDF आपको मतलब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे देखें जो बिहेवियर जो अप्रोच थी वो 20 सेंचुरी में डेवलप हुई थी, जिसमें इंडिविजुअल को, ग्रुप को, बिहेवियर को स्टडी किया जाता था, कि ना कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन को, मतलब वो पॉलिटिकल बिहेवियर को कैसे किया जाता था इंडिविजुअल और ग्रुप के ऊपर किया जाता है, ना कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन के ऊपर किया जाता था। जैसे इसमें आप थिंकर्स देखोगे, डेविड स्टर्न, रॉबर्ट डॉल हो गए, फिर उसके बाद हो गए हार्लोड लेसवेल। इसमें की फीचर क्या हो गया कि एम्पेरिकल रियल डाटा पे डिपेंड करता था, कि रियल डाटा पे बेस्ड होता था, फिर इंडिविजुअल फोकस करता था, फिर साइंटिफिक मेथड करता था। साइंटिफिक मेथड में हो गया कि सर्वे एक्सपेरिमेंट का यूज़ करना, जैसे सर्वे कैसे किए जाते हैं, जैसे अभी देखो सेंसर होता है तो हम बोलते हैं ना कि जैसे हमें बोलते हैं कि ग्रेजुएशन में कि कितने बच्चे मतलब इन अपेयर किया, कुछ किया, हमें पता चलता है कि लिटरेसी रेट कितना है, इलिटरेट रेट कितना है, तो उस हिसाब से मतलब पॉलिटिकल थ्योरीज का भी या बिहेवियर अप्रोच का भी आप देखेंगे तो हर चीज़ का साइंटिफिक अप्रोच में हमें ये पक्का सबूत चाहिए कि हाँ इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सिस्टम अप्रोच में आप ये देख सकते हैं कि डेविड स्टीन का मैंने ऑलरेडी उसको बोल दिया है, इनपुट आउटपुट। उसके बाद मतलब इनपुट में आ गया डिमांड सपोर्ट, फिर उसके बाद आउटपुट में आ गया लॉ पॉलिसी डाटा, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट और फीडबैक भी का भी मतलब ऑप्शन था, मतलब उसमें था, मुझे अभी क्लियर डायग्राम याद नहीं है तो मैं देख के आपको बता दूंगा। वैसे आप इधर से पढ़ सकते हैं, इतना काफ़ी है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में इस हिसाब से नहीं आएगा। अगर मैंने सुना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो होगा वो थ्योरीज बेस्ड होगा। जैसे अगर थ्योरी बेस्ड होगा तो फिर हमें हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर MCQs बेस पे होते तो फिर हम बोलते हैं यार 3 ऑप्शन है, 3 में से अगर एक में होगा तो बंदा कर लेता है। फिर उसके बाद जैसे देखो बिहेवियर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ये दोनों हो गए डेविड स्टीन वगैरह के। तो फिर स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच में आगे गए अल्मोंड और सिडनी वर्मा के। इसमें जो मतलब ये कहा गया है कि पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन पे कैसे काम करना चाहिए। जैसे इसमें आ जाता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में अलग अलग रोल होता है। जैसे देखो ना जैसे हमारे मतलब जो भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन या असेंबली में, जैसे होता है एग्जीक्यूटिव का अलग रोल होता है, लेजिस्लेटिव का अलग रोल होता है, जुडिशरी का अलग होता है। तो ऐसे ही मतलब स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच मतलब कैसे करना है, कैसे पॉलिटिकल फील्ड को, पॉलिटिकल साइंस को कैसे अपलिफ्ट करना है, कैसे इंसान को ठीक करना है। उसके बाद इसके की फीचर में क्या हो सकता है कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम का कंपैरिजन करना, कि जो भी मतलब डिफरेंट से पॉलिटिकल सिस्टम है, डिफरेंट जो भी चीज़ें उसको कैसे हम कंपैरिजन करके उनको ठीक करें, क्या हम गलती कर रहे हैं। तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर फंक्शन का होता है कि जो भी हमने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे एक टेबल है, टेबल को बनाने में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, टेबल को कैसे ठीक किया जाता है, तो उसको कंपेरिजन करके उसको देख के फिर उसको बोलते हैं हाँ यार हमने ये गलती की थी, नेक्स्ट टाइम हम जब भी करेंगे तो इसको ठीक करेंगे। मतलब देख के दूसरों मतलब देख के तो उस मतलब उसको मिस्टेक को ठीक करना, उसको मतलब किया जाता है। फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और चेंज को एनालाइज करना, कि जो भी हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इसमें जो चेंजिंग आ रहे हैं उसको एनालाइज करना कि क्या ये चीज़ सही हो रही है या गलत हो रही है। फिर उसके बाद
डिसीजन मेकिंग अप्रोच हो गया। इसमें आप जैसे देखो अल्बर्ट सिडनी वर्बर है और ये ग्रेबिली अल्मोंड जो होते हैं वो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मिलेंगे। जैसे डेविड ईस्टन वगैरह ये भी आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल थ्योरी और उसके बाद डब्ल्यूपीटी में मिलेंगे। तो आप देखो कि हर थिंकर एक दूसरे का साथ जुड़ा है। अगर आप एक थिंकर को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको दूसरे मतलब जब भी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर है, आप इसको हर्बर्ट साइमन से आपको ये मिलेगा इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा। उसके बाद डब्ल्यूपीटी में मिलेगा, आईपीटी में नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिटिकल थ्योरी में मिलेगा। हर्बर्ट स्पेंसर का अप्रोच ये था कि डिसीजन पॉलिसी को कैसे मतलब प्रोसेस किया गया, इसको फोकस कैसे करना है, और उसके बाद इसमें जो स्टडी डिसीजन होते हैं उसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। फिर उसके बाद इसके की फीचर हो गए कि मतलब जो भी लॉजिक और बेस्ड डिसीजन होगा उसको कैसे ठीक करना है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी को कैसे ठीक करना है, गवर्नमेंट पॉलिसी को मेकिंग पॉलिसी को ला कैसे करना है। गेम थ्योरीज अप्रोच हो गई। ये मैंने अप्रोचेज लिख ली हैं, आप इसमें से सिर्फ मेन देख लेना कि क्या है, किसी बंदे ने क्या कहा है। क्योंकि देखो अगर आप इतना पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। आप इसमें मेन देख लेना कि इसमें क्या है। गेम थ्योरीज अप्रोच में आप देख लेना। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन अप्रोच में आप ये भी देख लेना कि मतलब मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, मीडिया को कैसे करना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन को कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट थ्योरी में जो है इसमें आगे कार्ल मार्क्स हो गए, ग्रामसी हो गया, लेनिन हो गया, क्लास स्ट्रगल इकोनॉमिक्स के बारे में क्या बात की है। फिर उसके बाद इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म पे, या कैपिटलिस्ट का जो पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट क्या हुआ था, पावर स्ट्रक्चर को कैसे क्लास स्ट्रगल में डीपली स्टडी किया है। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं सरप्लस वैल्यूज़ क्या होती है, एलिनेशन क्या होती है, एलिनेशन थ्योरी को कैसे इसने किया है, ये एलिनेशन का क्या मतलब है। तो आप इसको अच्छे से मतलब देख सकते हैं। फिर उसके पॉलिटिकल कल्चर जो है उसमें आप अप्रोचेस देख सकते हैं कि लोगों का क्या पॉलिटिकल व्यू था, स्टडी बिहेवियर कैसे था। उसके बाद इसने 3 टाइप्स का क्या वो बताई हुई थी वो देख लेना, सब्जेक्ट, पार्टिसिपेंट, पोरिचुअल। फिर उसके बाद पब्लिक ओपिनियन का, डेमोक्रेसी का क्या इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद जैसे ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मतलब ये अगर आप पीजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि हाँ इसको ऐसे ऐसे मैंने करना है, ऐसे ऐसे लिखना है, ये चीज़ें मेन हैं। अगर आपको इसमें मतलब डेप्थ चाहिए या कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा कि मतलब कैसे अच्छे इसको किया जाए। जैसे हमारा जो यूजीसी नेट का जो पहला टॉपिक है वो लिबर्टी है। लिबर्टी का मतलब क्या है कि फ्रीडम है। जैसे हमें पता है कि लिबर्टी होगी कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, हमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर में बोलते हैं ना कि हमें, जैसे हमारे मम्मा पापा का रिस्ट्रिक्शन होता है कि ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, तो ऐसे ही लिबर्टी का ही मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, हमें वो चीज़ होनी चाहिए कि रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, हमारी अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए। तो उसमें मेजर थिंकर्स जो है ना, जैसे लिबर्टी के बीच में क्या क्या थे, जैसे थॉमस होब्स ने क्या कहा है, जॉन लॉक ने क्या है, जे रूसो ने क्या कहा है, जे.एस. मिल ने क्या कहा है, कार्ल मार्क्स ने क्या है, और बेर्लिन ने क्या कहा है। तो हम इनको अच्छे से मतलब पढ़ते हैं कि इनके कंसेप्ट क्या हैं। जैसे देखो हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए ना कि लिबर्टी है क्या, लिबर्टी का मतलब क्या है, लिबर्टी इंसानों के लिए ज़रूरी क्यों है, लिबर्टी अगर नहीं होगी तो क्या होगा। जैसे वाई आर ह्यूमन आर नॉट अलाउड टू एंजॉय अनकंडीशनल लिबर्टी, कि इंसानों को क्यों ज़रूरत नहीं है कि वो अनकंडीशनल लिबर्टी उन्हें क्यों। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि हर आदमी को लिबर्टी दूसरों को अफेक्ट करती है। जैसे हर इंसान जैसे होता है ना, जैसे अगर हमें गवर्नमेंट या कहीं पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो हमारा क्या होगा कि हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। जैसे ट्रैफिक का हो गया, कुछ हो गया तो हम अपनी मर्ज़ी से चलाएं। जैसे एग्ज़ाम का कुछ सीन होगा, हम चीटिंग वगैरह करेंगे या कुछ करेंगे, तो ऐसे लिबर्टी का क्या रोल है, कैसे करना है। फिर उसके बाद अगर सबको मतलब सबको लिबर्टी होगी या सब कुछ होगा तो वो क्या हाल होगा। फिर अगर मतलब रूल और लॉ ना होगा तो कैसे होगा, रूल और लॉ को कैसे ठीक करना है, क्या चीज़ करनी है, तो हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। आप इन चीज़ मतलब देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या है। फिर उसके बाद पहले हमारा यही होता है ना कि यार हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि यार उसका मेन कंसेप्ट क्या है। हम एक रट्टू तोते की तरह होते हैं कि एक बार चीज़ को पढ़ लिया, ऐसे मतलब देख लिया, क्रेमिंग कर ली, हाँ 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 ये हो गया, ऐसे ही नहीं है। पहले लिबर्टी है, लिबर्टी का मतलब होना चाहिए लिबर्टी क्या है, लिबर्टी को क्यों किया जाता है, लिबर्टी का मायने क्या है।
तो उसमें लिबर्टी सबसे पहले क्या है, आज़ादी या पहले जिम्मेदारी। जैसे देखो ना, लिबर्टी क्या होगी, हमारे लिए आज़ादी है। फिर उसके बाद अगर हमें आज़ादी दी गई तो हमें ये होगा कि हमें जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि हमें या ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए। जैसे देखो, आप अपने घर में बड़े भाई बहन हो गए तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि हाँ, कि ये चीज़ें करनी। छोटा भाई होगा तो उसको इतनी टेंशन नहीं होगी, वो बोलेगा बड़े भाई हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लिबर्टी ऐसी होती है कि जिसमें इंसान अपनी फ्रीडम, अपने राइट और दूसरों को राइट को सेव करता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिटेशन क्या होनी चाहिए, लिबर्टी के ऊपर लिमिटेशन क्या होनी, सबसे पहले होना चाहिए लॉ होना चाहिए, मतलब लॉ होना चाहिए, मॉरलिटी होनी चाहिए, सोसाइटी कल्चर होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये होना चाहिए ना कि यार मतलब मेन क्वेश्चन होना चाहिए ना, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे कि अगर लिबर्टी है तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट क्यों रोकती क्यों है लिबर्टी को। देखो, गवर्नमेंट वहाँ इन्वॉल्व होती है जहाँ मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ होना चाहिए, गवर्नमेंट का या लॉ का होना चाहिए, ताकि पब्लिक सेफ्टी और पीस को बना रहे। जैसे देखें, कुछ लड़ाई होती है, कुछ होती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब आ जाता है, पुलिस का या किसी कहीं पे जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइज होती है, या फिर कुछ भी होता है तो वहाँ पे ऑलरेडी हो जाता है, ताकि मतलब लोगों को सेव किया जाए, लोगों को कुछ किया जाए। इंडिविजुअल वेट वी शुड नॉट बिकम पब्लिक हार्म। जैसे देखो, हमारी जो इंडिविजुअल, जैसे हमारी जो लिबर्टी होगी, आज़ादी होगी, जैसे हम खाना खाएंगे या फिर उसके बाद पढ़ेंगे, ये करेंगे, किसी को हार्म नहीं करेगी। हार्म ये करेगी कि हम अगर किसी को जाके थप्पड़ मारेंगे या कुछ गलत करेंगे या किसी को कोई गाली गलौज करेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, वो मतलब वो नुकसान होगी। फिर उसके बाद हमारा ये होना चाहिए कि लिबर्टी ये नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, किसी सबको लिबर्टी एक जैसी मिलनी चाहिए, इसकी रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे हर थिंकर्स में कुछ न कुछ चीज़ छुपी हुई है कि वो बंदा क्या कह रहा है। हमें ऐसे डर रहता है ऊपर से कि नहीं यार, हमें क्या चीज़ है, हमें डर लगता है, हम कैसे पढ़ेंगे यार, हमें उस थिंकर्स का समझ नहीं आता है, उस थिंकर्स का कॉम्बिनेशन या इसके साथ है कंपैरिजन कैसे करें। तो ये देखें कि जैसे थॉमस होब है ना, थॉमस होब ये कहता है कि इसका मेन यही है कि यार, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट या कहीं पे लिबर्टी होगी तो वहाँ पे ये मतलब अनखुश, मतलब खुश नहीं होता है कि नहीं यार, जहाँ पे गवर्नमेंट साइलेंट होती है ना तो ये बोलता है कि हाँ, अब लोगों को लिबर्टी मिल गई है। तो लिबर्टी के जैसे देखो कि की आइडिया जो है वो क्या है, जहाँ ला चुप है वहाँ आज़ादी है। मतलब जहाँ पे जैसे जहाँ पे ला नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहाँ पे थॉमस होब्स जो है वो खुश है, आज़ाद है। जैसे उसके बाद ये कहता है कि एक्सटर्नल रुकावट ना हो, कुछ करने का कैपेसिटी ना हो। तो उसमें ये है कि थॉमस होब्स का ये रहता है कि हाँ, मतलब अच्छे से इस चीज़ को ऐसे यूटिलाइज करना है, ऐसे करना है। थॉमस होब्स का ये कहता है कि लोगों को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, लोगों को कि मतलब देनी चाहिए ज़्यादा, लोगों को काम करना चाहिए। फिर उसके बाद मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन नेचर में ये बोला है कि फेयरनेस, स्टील, डिजायर इज इक्वल टू लिबर्टी, कि ये चीज़ें होंगी तो लिबर्टी होगी। क्रिटिसिज्म क्या है कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है कि मॉरल साइड इग्नोर किए जाए, चॉइस और कंडीशन की लिबर्टी से पे कुछ नहीं होता होने बोला। जैसे देखो कि अगर लॉ का मैंने वही आपको बोला है, लॉ चुप होप्स कुछ, जहाँ लॉ साइलेंट है वहाँ पे होप्स की लिबर्टी है। अगर हम उसके बाद आगे किसकी, जॉन लॉक की बात है कि जॉन लॉक क्या कहते हैं, लिबर्टी इज़ टू व्हाट द नेचर अलो, कि लिबर्टी वो है जहाँ पे मतलब नेचर अलो करे। जैसे देखें, इसमें आप देखेंगे कि इसमें नेचुरल लॉ क्या है, फ्रीडम क्या है, बेस्ड क्या है। ये पहले कहता है मॉरलिटी और रीज़न लॉ होना चाहिए, फिर उसके बाद फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरों को हार्म नहीं होना चाहिए। जैसे थॉमस हॉब्स के बीच में ये नहीं था, उसके बाद लॉक ने ये कहा कि लोगों को जो भी है दूसरों को हार्म नहीं होना चाहिए, लोगों के ऊपर मतलब हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, हम लोगों के ऊपर गलत नहीं करेंगे, लोगों को मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार हमें अच्छा नहीं होना चाहिए, यार हमारे लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हम बड़े हैं, हमें नहीं। लॉक ने कहा नहीं, जहाँ पे दूसरों को हार्म आप करोगे, जहाँ पे दूसरों को तंग करोगे, जहाँ पे लोगों की आप फ्रीडम को करोगे, वहाँ पे आपको मतलब पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वहाँ पे ला होना चाहिए। फिर उसके बाद रिस्पेक्ट होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या, लिबर्टी कैसे अप्लाई होगी प्रैक्टिकली, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। जैसे देखिए, हर थिंकर का ये है ना, जैसे इसने लिख तो दिया है, लेकिन अब प्रैक्टिकल कैसे होगा कि जब मतलब लोगों को समझाया जाएगा, कुछ किया जाएगा, लोगों को कैसे उस टाइम पे किया जाता है, उसका मतलब ये क्रिटिसिज्म ये था कि लिबर्टी को कैसे प्रैक्टिकली किया जाता है। फिर उसके बाद
अगर हम लॉ का मतलब देखें कि मतलब ट्रिक्स इसकी ये तरह सकते हैं, नेचुरल लॉ रूल से अनलॉक, आज़ादी सिर्फ मॉरल लिमिट के अंदर ही वैलिड है। मतलब उसने ये बोला था कि जो आज़ादी है वो सिर्फ मॉरल लिमिट के अंदर ही है। फिर उसके बाद हम अगर देखें जे जे रूसो को लिबर्टी का, कि मतलब जे जे रूसो ने क्या कहा लिबर्टी के ऊपर। जे जे रूसो ने कहा लिबर्टी जो है सेल्फिश से आज़ादी, ला मतलब फॉलो करने के ट्रू फ्रीडम कैसे मिलती है। मतलब देखो जो मतलब जैसे जे जे रूसो ने ये कहा है जर्नल विल, और उसके बाद एक्चुअल विल, मतलब ये देखेंगे जर्नल विल इज आल्सो एक्चुअल विल। तो उसमें आप ये देख सकते हैं जनरल विल हो गया कलेक्टिव गुड फॉलो, मतलब हम सब के लिए मतलब गुड करेंगे, अच्छा सोचेंगे। फोर्स देम टू बी फ्री, लॉ मेड बाय ऑल फॉर ऑल। मतलब ये है कि मतलब जो लॉ होगा वो हर किसी के साथ होगा। मतलब फिर उसका मतलब आप इसका ट्रिक्स ये याद कर सकते हैं कि लॉक ने ये कहा, सॉरी जीजे रूसो ने ये कहा है कि आज़ादी तब भी है जब सब की भलाई में हो, जब सबकी रजामंदी हो, जब सबके ऊपर काम किया जाए, जब सबके ऊपर ठीक किया जाए कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए, इस चीज़ के ऊपर काम होना चाहिए हर थिंग। जैसे देखो हमने ऊपर पर थॉमस को क्या कह रहा है, लॉ क्या कह रहा है, और जे जे रूसो क्या कह रहा है। अब हम आते हैं जे एस मिल के ऊपर। जे एस मिल जो है वो इंडिविजुअल नॉट अल्टीमेट जज ऑन सोसाइटी। इसने टू टाइप ऑफ सोसाइटी बोली है। पहले बोले सेल्फ रिकॉर्डिंग, एक अदर रिकॉर्डिंग। सेल्फ रिकॉर्डिंग को इंडिविजुअल के ऊपर मैटर करना है, स्टेट शुड बी इंटरफेरेंस, मतलब जो भी जहाँ भी कुछ होगा या तो वहाँ पे आ जाए, मतलब स्टेट को आना चाहिए। स्टेट मीन्स कंट्री। अदर रिकॉर्डिंग में अफेक्ट अदर स्टेट कैन इंटरफेस। अगर जैसे कि इंडिविजुअल का मैटर, जैसे देखो अगर इंडिविजुअल का कोई मैटर है स्टेट को इंटरफेस नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा कुछ मसला होगा या कुछ होगा घर में या कुछ होगा तो स्टेट को नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मतलब हम अपनी पर्सनली अगर कुछ मतलब हमें कुछ से मसला है तो हम उस पर स्टेट को नहीं आना चाहिए। जैसे देखो अगर हम किसी दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं या हमारी कुछ बात कुछ गलत चलो हो रही है, जैसे देखो हम कहीं क्लास में जाते हैं या कुछ करते हैं या घर में रहते हैं, तो हम घर में रहते हैं कुछ करते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। जब हम किसी के ऊपर गलत या कुछ ऐसे बोलते हैं कि नहीं 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 ये गलत हो गया वो गलत हो गया, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, जैसे एक लड़ाई हो जाती है कुछ हो जाता है, फिर उसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को आना पड़े। गवर्नमेंट मीन्स ये नहीं कि मतलब वो मतलब वो गवर्नमेंट की जो भी मतलब होती हैं जॉब्स, मतलब जॉब नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो हम पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं, तो उसको मतलब कैसे किया जाता है। तो फिर उसके बाद मतलब ये है कि जैसे हम मतलब कुछ भी लड़ाई होगी तो उसके लिए पुलिस है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, मतलब ये चीज़ में मतलब देखो गवर्नमेंट ने किया है। उसमें ये है कि पर्सनल इंक्लूड, मतलब इसने बोला गया है कि यस मिलने के हम अगर पर्सनल हार्म इंक्लूड करें, बॉडी रिपुटेशन फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट फीलिंग नॉट वैलिड कॉज। मतलब ये है ना कि मतलब इस बंदे ने मतलब बता दिया कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म में ये है कि आप ये कर सकते हैं, इंडिविजुअल सोसाइटी के एक्शन मिक्स होते हैं उनको सेपरेट करना मुश्किल है। मतलब इसने ये बोल दिया, मतलब क्रिटिसिज्म में ये हो गया कि इंडिविजुअल और सोसाइटी का एक्शन मिक्सड हो, मतलब दोनों मिक्स होते हैं तो उसको उनको ये सेपरेट कर मतलब उनको अब अलग करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया है। अगर हम इसकी ट्रिक्स मतलब देख सकते हैं तो उसमें यह है कि मिल का रूल, अपने काम अपने तक, दूसरों के काम स्टेट तक। मतलब ये है कि वो नहीं होता बोलते हैं अपने काम खुद से करो, और जो अगर कुछ दूसरों का कुछ काम कर रहे हैं वो स्टेट तक है। अगर किसी को हार्म करोगे तो मतलब स्टेट आएगी। अगर हम किसी के ऊपर मतलब काम करेंगे, किसी के ऊपर मतलब गलत बोलेंगे या कुछ करेंगे तो स्टेट को आना पड़ेगा। या कुछ हम ऐसे मतलब कुछ वर्ड्स या कुछ ऐसे, जैसे हम यूनिवर्सिटी में होते हैं या कहीं पे होते हैं तो हमारी कहीं भी लड़ाई हो जाती है तो क्या आ जाती है, जो भी होती है फैसिलिटी होती है तो यूनिवर्सिटी के वो आके हमसे पूछती है या कुछ करती है, या लड़ाई होगी तो कुछ भी तो पुलिस स्टेशन से मतलब कोई ऑफिसर आके हमसे मतलब पूछता है, तो फिर मतलब जो भी हमारी पनिशमेंट होगी कुछ होगी वो दी जाती है। फिर उसके बाद हम कार्ल मार्क्स की लिबर्टी के ऊपर आएंगे। तो कार्ल मार्क्स की लिबर्टी में ये बोला गया लिबर्टी फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। फिर उसके बाद ये पॉसिबल इन क्लासलेस सोसाइटी, कैपिटलिज्म क्रिएट फॉल्स लिबर्टीज। मार्क्स ने बोला है गरीबी मिटाओ तभी आज़ादी आए पाओ। मतलब कार्ल मार्क्स ने सिंपल कहा है, वो इसका ये था ना जब 1818 से जब ये था तो वो रशिया में ये चल रहा था कि क्या बोलते हैं जागीर टाइप का चल रहा था। मतलब ये था कि जो अमीर थे वो अमीर होते जा रहे थे, जो गरीब थे वो गरीब होते जो तो मिल मतलब कार्ल मार्क्स का यही था कि आप क्या करो, सिर्फ गरीबी हटाओ
तब भी आज़ादी मिल जाएगी। अगर मतलब क्या बोलते हैं स्लेव वगैरह नहीं ले रहेंगे तो आज़ादी मतलब मिल जाएगी। तो लोग मतलब कार्ल मार्क्स तो सिंपल ही है ना, कैपिटलिज्म सोशलिज्म के ऊपर इसने बोल दिया है कि कैपिटलिज्म क्या करते हैं, सोशलिज्म क्या होते हैं। फिर उसके बाद एक मतलब जो भी है ये सिर्फ मतलब लेबर क्लास के ऊपर इसने बोला है कि मिडिल क्लास कैसे मतलब बिलो से बिलो होती जा रही है। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट का है वो मतलब बर्लिन का है। बर्लिन मतलब जो है कि उसने क्या बोला, मतलब इसके दो कंसेप्ट हैं, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी यह है कि जिसमें क्या होगा कि फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोल। फिर उसके पॉजिटिव में क्या होगा कि जो फ्रीडम टू सेल्फ रूल सेल्फ मास्टरी। फिर उसके बाद अगर देखा जाए नेगेटिव में रोकना नहीं है, मतलब नेगेटिव में होगा कि फ्रीडम है, आपको जो मर्जी करो, आपको ये चीज़ होनी चाहिए। और पॉजिटिव में क्या है कि नहीं, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं कुछ होता तो उसके ऊपर आपको मिलेगा। और अगर हम इसका मतलब ट्रिक्स देखेंगे तो बर्लिन के दो चश्मे, एक में उसने बोला है कि रोको मत, दूसरे में बोला कि रुको खुद से। एक नज़र से एक्सटर्नल कंट्रोल हटाओ, दूसरे नज़रिए से पोटेंशियल समझो। तो नीचे ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि मतलब ओवर ट्रिक आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बर्लिन की दो कंसेप्ट हैं वो मैंने अभी आपको बोल दिया है। मेन वर्क जो उसने लिखा टू कंसेप्ट लिबर्टी 1958, और कंसेप्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। फिर की आइडिया जो आप देख सकते हैं इंटरफेरेंस यानी सरकार का दूसरों के दिखावल के बिना आज़ादी, मतलब दखल के बिना आज़ादी। जैसे ये है ना कि मतलब नेगेटिव मैंने आपको बोल दिया कि आपको फ्रीडम है, यहाँ पे स्टेट नहीं आएगी या गवर्नमेंट नहीं आएगी। तो पॉजिटिव में क्या, अपनी ज़िंदगी और फैसले खुद कंट्रोल करना की आज़ादी। कि मतलब पॉजिटिव में क्या हो कि हम हमारी जो भी ज़िंदगी है कुछ भी है तो हम उसको अपने फैसले खुद से कंट्रोल करने की आज़ादी चाहते हैं। फिर उसके बाद वैल्यू प्लुरलिज्म, इसमें यह हो गया कि सभी वैल्यूज़ और कल्चर को एक दूसरे के साथ अलग यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता। तो मैंने इसको लिबर्टी जो है इसको मैंने एक मतलब आप देख सकते हैं कंपैरिजन में क्या क्या है। नेगेटिव में क्या होगा कि कोई रोक टोक नहीं है, पॉजिटिव में रोक टोक है। इसमें जो होगी वो आपको फुल्ली फ्रीडम मिलेगी कि आपको अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरी पॉजिटिव में ये होगा कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो गलत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हम गलत कर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, जैसे हम अभी ट्रैफिक का कुछ मतलब तोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं लॉ वगैरह, तो हमारे ऊपर फाइन होगा। तो जैसे हम अभी घर में हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर मतलब ये देखो नेगेटिव और पॉजिटिव में हमें इस चीज़ का देखना पड़ेगा कि नेगेटिव में क्या चीज़ें हैं, पॉजिटिव में क्या चीज़ें हैं। नेगेटिव में इंसान क्या बोलते हैं, इंसान को फ्रीडम मिल जाती है, पॉजिटिव में कुछ रोक टोक हो जाती है। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं नेगेटिव में फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, इसमें जेएस मिल और बर्लिन है। और उसके बाद पॉजिटिव लिबर्टी में जो हो गए वो रूसो और हेगल हो गए। फिर उसके बाद रिपब्लिक में हो गए ये फ्रीडम फ्रॉम डोमिनेशन के, डोमिनेशन को कैसे किया जाता है, सेल्फ इंटरवेंस के बचना ही नहीं बल्कि किसी भी तरह का डोमिनेशन हो। अगर कोई आपकी लाइफ में डिसीजन कंट्रोल कर रहा है तो आप आज़ाद नहीं हो। एग्जाम्पल, अगर एक मालिक अपने नौकर को कुछ भी करने की छुट्टी दे रहा है पर नौकर हर फैसला मालिक की मर्जी पर डिपेंड करता है तो ये लिबर्टी नहीं है, शॉर्ट है रिपब्लिक का फंडा है। डोमिनेशन हटाओ, आज़ादी पाओ बनाओ। फिर उसके बाद टाइप ऑफ लिबर्टी में हो गया नेचुरल लिबर्टी हो गया, सोशल लिबर्टीज़ हो गया, मॉरल हो गया। बस इसमें देखें, अगर आप नेचर में देखें पर्सनल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, नेचुरल लिबर्टी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल लिबर्टी, डोमेस्टिक लिबर्टी, इंटरनेशनल लिबर्टी, मतलब क्या क्या लिबर्टीज़ हैं टाइप्स ही आप देख सकते हैं अपनी तरफ से भी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा, ये अब ज़्यादा ही लेंथी हो गया मेरे हिसाब से। 33 मिनट्स हो गए अब तक। तो इक्वालिटीज़ में आप देख सकते हैं फॉर्मल इक्वालिटीज़ में क्या है, लॉ सबको होना चाहिए। उसके बाद लॉ को कैसे ठीक करना चाहिए। पॉलिटिकल लिबर्टीज़ में हो गया, पॉलिटिकल इक्वालिटी में हो गया कि वोटिंग राइट्स वगैरह होने चाहिए। सोशल इक्वालिटी में हो गया कि इंसान का रिलीजन बेस का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जैसे किसी के ऊपर कास्टिज्म के ऊपर ना हो, तो उसके ऊपर ये नीचे इकोनॉमिक्स के ऊपर इकोनॉमिक्स के बारे में हो गया। अफर्मेटिव एक्शन हो गया कि ये मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, एक हफ्ता हो गया मेरे हिसाब से, तो उसमें उसको मैंने अच्छे से समझाया भी था। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे अभी ओबीसी का या एससी का भी वुमेन के ऊपर भी हुआ ना, बिल पास हुए, तो आप ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं क्योंकि वुमेन की जो स्पेशल पॉलिसी क्या है। जैसे अभी वो हुआ था, रिजर्वेशन हुई है कि वुमेन्स को कितने मतलब वो मतलब होना चाहिए सीट्स वगैरह के ऊपर भी हुआ है ना, जैसे पंचायत का या किसी भी इलेक्शन के ऊपर।
तो ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद इक्वलिटी का मतलब क्या है, सभी लोगों को एक जैसा सम्मान देना, एक जैसा अधिकार देना, एक जैसे मतलब देखना कि एक दूसरे की मतलब बराबर रखना, किसी को मतलब नहीं रखना। जैसे हम इसका मतलब ये नहीं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल, सोशली और इकोनॉमिक्स और लीगल के ऊपर। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पॉलिटिकल इक्वलिटी के टाइप्स जो हैं वो पॉलिटिकल इक्वलिटी इसमें रूसो और जेएस मिले। सोशल इक्वलिटी में जो आगे वो बी आर अम्बेडकर है, जॉन लॉक और फेमिनिस्ट थिंकर वोली क्राफ्ट और फेयरस्टोन है। इकोनॉमिक्स इक्वलिटी में हो गए रिसोर्सेज के ऊपर या इकोनॉमिक के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, इसमें कार्ल मार्क्स और जॉन लॉक। और कार्ल मार्क्स का मैंने ऑलरेडी बोला है कि वो ऑलरेडी वो उस पर था, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के ऊपर कर रहा था, मतलब वो कैपिटलिस्ट सोशल क्लास के ऊपर काम कर रहा था ना। जैसे अभी उसने बोला था कि सरप्लस वैल्यूज़ के ऊपर के मतलब लोगों की जो भी होगी वर्क का टाइम होगा या जो भी होगा वो अभी उसके हिसाब से होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर इसने काम है। लीगल इक्वलिटी में कानून के सामने सब बराबर हैं, इसमें आप देसी या फिर देख सकते हैं कानून सबका एक है। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स में देखेंगे तो वोट सब बराबर है, पॉलिटिकल जाति मतलब ये देखें इक्वलिटी में आप ये देख सकते हैं कि हर चीज़ बराबर है, हर चीज़ को क्या कहा। और आप ये के जो टाइप्स हैं जो उनके आप थिंकर्स देख सकते हैं कि किस थिंकर्स ने क्या क्या चीज़ बोली है, ये देख लेना। ये देख लेना, ये जो थिंकर्स हैं ये आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो जस्टिस है। जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस को कैसे मिलना चाहिए, जस्टिस मतलब हर थिंकर ने कैसे डिस्क्रिमिनेट किया है, हर थिंकर कैसे मतलब उसको एक्सप्लेन किया है, हर एक मतलब कि किस थिंकर ने क्या चीज़ बोली है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो मतलब जो है टाइप्स ऑफ जस्टिस में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा, प्रोसीजर जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस होगा। इसमें जैसे देखो रिसोर्सेज फेयरनेस डिसीजन है, इसमें जॉन रावल की जो वेव ऑफ इग्नोरेंस जो थ्योरी थी उसमें जैसे उसने बोला था, तो आप उसमें ये देखो कि सोचो अगर तुम गरीब होते तब कैसे सिस्टम चाहते। और शॉर्ट ट्रिक्स में आप ये कह सकते हैं यार देखो बड़े मतलब कंसेप्ट पढ़ने से अच्छा है आप इसके छोटे छोटे कंसेप्ट को समझे, एग्ज़ाम के टाइम एमसीक्यूज़ में आपको ये चीज़ हो सकती है। राहुल ने कहा पहले सोचो अगर तुम गरीब होते तो क्या चाहते, मतलब ये है ना कि मतलब रावल का मतलब ये था कि अगर तुम गरीब होते तुम क्या चाहते कैसे करते। फिर उसके बाद प्रोसीजर जस्टिस में आ गया कि सबके लिए सेम कानून और फेयर ट्रायल। एग्जाम्पल अगर कोर्ट केस में सब फेयर हायरिंग मिले तो प्रोसीजर जस्टिस है। शॉर्ट ट्रिक्स कानून के सामने सब बराबर, मतलब ये है ना कि अगर कोई हियरिंग वगैरह हो रही है कुछ हो रहा है तो आप मतलब कैसे करेंगे, जो कानून के सामने सब बराबर है ना, जैसे जो भी होगा तो सब हिसाब मतलब जो जिसका भी मतलब पलरा बारी होगा या जिसके पास जो भी मतलब डॉक्यूमेंट अच्छे होंगे या कुछ होंगे या लीगल जो भी होंगे तो वो उसको मतलब होगा सब बराबर है, वो नहीं देखेगा गरीब है या अमीर है। फिर उसको सोशल जस्टिस में ये है कि बी आर अम्बेडकर दलित के बारे में बोला है। फिर उसके बाद अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन पॉलिसी जो भी आई है। फिर उसके बाद समाज सुधार और तभी मतलब ये होता है ना कि हम बोलते हैं कि यार जिससे कुछ भी होता है पहले हमारा ये जैसे हमारे माँ बाप हो गए या बुज़ुर्ग हो गए तो वो यही बोलते हैं यार सबसे पहले अगर किसी चीज़ को ठीक करना है या कुछ करना है तो पहले समाज को सुधारो, तभी पॉलिटिकल कल्चर किस लिए है यही तो है ना। हम पॉलिटिकल कल्चर बोल देते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर मतलब ये है वो है, नहीं पॉलिटिकल कल्चर में होता है कि पहले हमें उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, हमें उसके ऊपर काम करना है। हम क्या करते हैं दूसरों के ऊपर ब्लेम बड़े जल्दी कर देते हैं कि हाँ यार इसमें ये ऐसा है, ये खराबी है वो खराबी है, ये नहीं देखते कि यार किसको कैसे ठीक किया जाता है। वो बोलते हैं ना कि हम किसी के ऊपर ताना और ब्लेम करना बहुत इजी समझते कि हाँ यार वो वही चीज़ हम किसी के ऊपर या उसके ऊपर ही बोल के हाँ यार तू ऐसी चीज़ कर ठीक कर सकता, वो नहीं हमसे होता। तो उसके बाद जॉन रावल का मतलब ये जो थी वो जिसकी दो थ्योरीज जो थी उसमें ये था जैसे मेन जो है ए पॉलिटिकल जस्टिस 1971, ये इसकी आप बुक्स देख लेना क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार आती है। फिर उसके बाद अगर आप कंसेप्ट देखोगे जस्टिस ऑफ फेयरनेस, इसके दो मैंने आपको ऑलरेडी बोला गया था कि दो प्रिंसिपल ने, एक उसके बाद पहले में ये कहा गया था कि हर जो भी होगा हर बंदा होगा उसको मैक्सिमम फ्रीडम मिलनी चाहिए जो सबके लिए बराबर हो। फिर उसके बाद डिफरेंस मतलब प्रिंसिपल में ये हो गया था कि इनक्वलिटी अभी सही है जब वो कमज़ोर लोगों की हित में हो। जैसे देखो इनक्वलिटी तभी सही है ना कि जैसे हम कुछ काम करें तो वो
कमज़ोर लोगों के हित में होना चाहिए। वेल ऑफ इग्नोरेंस हो गया कि अगर बिना अपनी आइडेंटिटी के समझ रचना करें तो फिर ओके। जैसे फॉर एग्जांपल इसने ये वेल ऑफ इग्नोरेंस में ये इसने बोला है कि एक लीडर है या एक टीचर है, आप जो भी समझे, उसमें ये है कि एक लीडर है, उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि वो किस पार्टी से है, किस कास्ट से है, तो वो उसको एक हाइड कमरे में रखा जाए और उसको मतलब अच्छे से काम कराया जाए। उसको ये नहीं पता चलना चाहिए वो किस किस चीज़ से बिलोंग है। अगर उसको पता चल गया वो क्या चीज़ है तो वो मतलब ये बोल रहे हैं कि उसके ऊपर मतलब काम नहीं होगा। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब ये है कि उसकी बिना आइडेंटिफाई जिसके समाज रचना करें कि तभी वो फेयर और जस्ट सोसाइटी बनाएगा। शॉर्ट ट्रिक्स में आप ये देखते हैं जस्टिस तभी से ही जब सबको मिले बराबर। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो राइट है। राइट के ऊपर मतलब आप देख सकते हैं राइट क्या है। उसके बाद नेचुरल राइट क्या होगा, जो मतलब कुदरती मिले होते हैं। नेचुरल हो गया कुदरती मिलना, जैसे इसका जो थिंकर्स हैं वो जॉन लॉक हैं। फिर उसके बाद एग्जांपल जैसे हमारे पास जो भी होगा, जैसे लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, जैसे ये है ना, मतलब इसने जॉन लॉक ने बोला है कि लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी ये हमारे नेचुरल राइट हैं। शॉर्ट स्ट्रिक में ये कह सकते हैं कि ज़िंदा रहो, आज़ाद रहो, प्रॉपर्टी रखो। और उसके बाद लीगल राइट्स में स्टेट गिवन राइट्स, मतलब उसके बाद लीगल राइट में हो गया जो स्टेट में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हुई, जैसे अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया तो हमें हर चीज़ में ये हमें मतलब हो गई ना, रिस्ट्रिक्शन हो गई है कि हाँ यार ये चीज़ हम करेंगे हमारे लिए ये सज़ा है, हम अगर ये चीज़ काम करेंगे हमारे ऊपर ऐसे चीज़ का नुकसान होगा, अगर हम इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो हमारे ऊपर ये होगा। जैसे ऊपर ह्यूमन राइट हो गया, जैसे अभी यूनाइटेड नेशन ने जैसे अभी मतलब जैसे 1945 से मतलब स्टार्ट हुआ था यूएन, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद यूनिवर्सल राइट्स हो गए। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन को यूनिवर्सिटी मतलब राइट की वजह से मतलब जो था ना वो दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स के, इंसान की क्या क्या ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स के मतलब कैसे कैसे अगर कहीं कहीं भी जगह पे अगर ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है तो उसके ऊपर मतलब कैसे एक्शन लेना है, कैसे चीज़ को करनी है। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी वो नहीं है जैसे हमने अभी 10th या 11th या 12th में पढ़ी या 8th में पढ़ी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन यूजीसी नेट इस हिसाब से बाहर आ गया। अब यूजीसी नेट पूछा है लिबरल डेमोक्रेसी क्या हो गया, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या हो गया, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या हो गया। उसमें ये ऐसे लिबरल डेमोक्रेसी में हो गया कि इलेक्शन रूल ला इंडिविजुअल राइट के बारे में, इसमें जॉन लॉक। और उसके बाद मिल के बारे में, उसमें इंडिया और यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट जनता का एक्टिव होना, जैसे जे रूसो ने कहा है कि जैसे जे रूसो ने कहा जनरल विल के ऊपर सबके साथ बराबर रखो। फिर उसके बाद रूसो ने कहा जनता की आवाज़ सुनो, मतलब जनता जो भी कह रही है उसकी आप आवाज़ सुनो, उसके ऊपर कैसे काम किया। डेलिब्रेटिव में पब्लिक डिस्कशन, डिबेट और समझा। थिंकर जो है वो जॉर्जन हर्बनबास। इसमें आप देखें लास्ट पे जो है कस्मोबिलिटी डेमोक्रेसी, ग्लोबल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट जो है वो ट्रांजैक्शन गवर्नेंस को प्रमोट किया है। फिर उसके बाद हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, पावर। पावर क्या है, पावर को कैसे कैसे ठीक किया जाता है, पावर का मतलब क्या है, किसी के ऊपर कंट्रोल करना। फिर उसके बाद पावर को कैसे वन डायमेंशन पावर हो गई, ये आप पक्का पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन है इसमें आते ही आते हैं 110%। जो फैसले लेते हुए मतलब लेते हैं उसको, उसके पास पावर होनी चाहिए। फिर उसके बाद टू डायमेंशन पावर में क्या होता है, जो एजेंडा सेट करता है उसके पास पावर कैसे। थ्री डायमेंशन में का पावर कंट्रोल नहीं, उसको कैसे शेप किया जाता है। फिर उसके बाद इसकी जो आप शॉर्ट देख सकते हैं, इसमें क्या पावर सिर्फ डिसीजन ही माइंड कंट्रोल की है, ठीक है। फिर उसके बाद पावर्स के आप ये देख सकते हैं कि पावर के जो भी थ्री लोग के जो मतलब थ्री फेस पावर के थे वो दिए थे, डिसीजन डिसीजन मेकिंग, नॉन डिसीजन मेकिंग और आइडियोलॉजी पावर। फिर उसके बाद फोलेट ने मतलब क्या कहा था, पावर मतलब डिफ्यूज़ और नॉलेज को कैसे डिस्कोर्स किया जाता है। फिर उसके बाद सिटीजनशिप के बारे में आप देख सकते हैं, क्लासिकल सिटीजनशिप क्या है, मॉडर्न सिटीजनशिप क्या है, ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है, फेमिनिस्ट सिटीजनशिप क्या है। आप ये इसके सिटीजनशिप को इतना खास ना ही देखें क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कम ही आते हैं। फिर भी आप देख सकते हैं इनके थिंकर्स वगैरह, अरिस्टोटल ने क्या कहा है। फिर उसके बाद उसके ऊपर कैसे काम किया गया है, उसको कैसे ठीक किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे देखिए आप इनको अच्छे से इनके थिंकर्स वगैरह
मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि जैसे लिबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया, जो उसके बाद पावर्स हो गया, सिटीजनशिप हो गया, तो आप इनको पढ़ें, कंसेप्ट समझे, लेकिन थिंकर्स का काम देखिए कि थिंकर्स ने क्या क्या चीज़ बोली है, थिंकर्स के ऊपर क्या क्या काम किए जाते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा जो है वो नेक्स्ट जो होता है वो पॉलिटिकल ट्रेडिशनल होता है, मतलब जो होते हैं लिबरलिज्म, हम इनके ऊपर आपको कम बात करते हैं। मैं अब ज़्यादा शॉर्ट करने लगा हूँ क्योंकि 44 मिनट्स हो गए हैं, 45 समझो हो गए। तो लिबरलिज्म में फ्रीडम और मार्केट्स के ऊपर मैं बात किया है। क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है, मिनिमम स्टेट क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम, लॉक, एडम स्मिथ। फिर उसके बाद वेलफेयर स्टेट में आप ये देख सकते हैं, सोशल वेलफेयर स्टेट इंटरवेंशन। फिर उसमें आप ये थिंकर्स देख सकते हैं क्या क्या है, न्यू लिबरलिज्म, फ्री मार्केट, प्राइवेटलाइजेशन। क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या है, इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी, लिमिटेड गवर्नमेंट, जो भी जॉन लॉक और जॉन ने कहा है। क्लासिकल में ये है कि इंडिविजुअल को लिमिटेड गवर्नमेंट के मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम और लिमिटेड गवर्नमेंट। फिर उसके बाद वेलफेयर में क्या हो गया कि वेलफेयर में मतलब ये हो गया ना, स्टेट का एक्टिव रोल होना चाहिए, स्टेट को कैसे करना चाहिए। जैसे जॉन रावल ने अभी मैंने बोला था ना, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, वे ऑफ इग्नोरेंस, तो उसमें यही कहा गया ना, स्टेट का ज़्यादा होना चाहिए कि इन स्टेट को कैसे लोगों को अच्छा रखना चाहिए, लोगों को कैसे बताना है, लोगों को कैसे अच्छे से उस चीज़ के ऊपर काम करना है। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, लोग का आज़ादी, करेंसी का मदद और हायर के बराबर बाजार। उसके बाद कंजर्वेटिज्म में आप ये देख सकते हैं, जैसे एडम बुर्के है, इसके आप अच्छे से मतलब इसका देख सकते हैं, इसकी बुक्स वगैरह, इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स लिबर्टीज़ में आप ये देख मतलब न्यू राइट जो कंजर्वेटिज्म है, इसमें इकोनॉमिक्स, उसके बाद लिबरलिज्म, स्ट्रॉन्ग लिबरलिज्म, ये जो दो थिंकर्स हैं, इसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल में जो है वो सोसाइटी स्टेबिलिटी में ऑर्डर मेंटेन करना, एडम बुर्के, इसको आप अच्छे से अपनी तरफ से पढ़ लेना। फिर उसके बाद कल्चर के ऊपर कंजर्वेटिज्म के क्या कहा यह जैसा बुर्के का वर्स, बुर्के का ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है ये भी आप देख सकते हैं। जैसे सोशलिज्म के ऊपर हमने किया, सोशलिज्म यूटोपिया में, सोशलिज्म में ये हो गया कि आइडियल कंजर्व कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये देख लेना है। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इसमें क्लास स्ट्रगल, वो कैपिटलिज्म का खात्मा, मार्क्स और लेनिन का आप मैंने बोला ना, क्लास स्ट्रगल कैपिटलिज्म के ऊपर ऑलरेडी इन्होंने मतलब किया है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं। इनकी जो टाइप्स हैं 6-7 हैं, वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैंने इसमें नहीं लिखा, आप अच्छे से अपनी तरफ से वो चीज़ कर सकते हैं। 6-7 टाइप्स हैं, वो आप इनको अच्छे से पढ़ें। जैसे यूटोपियन सोशलिज्म मैंने एक लिखी है, रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, आप किसके अलावा अच्छे से और देख सकते हैं। रिवोल्यूशन में हो गया ना तो वायलेट रिवोल्यूशन को उससे चेंज करना, कार्ल मार्क्स और लेनिन। शॉर्ट ट्रिक्स में आप ये पढ़ सकते हैं। फिर उसके मार्क्सिज्म में क्लास स्ट्रगल्स, और इसमें मार्क्सिज्म में आप ग्रामसीज वगैरह को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ग्रामसीज और ये वाले, ये मेन है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे हिस्टोरिकल मेटलिज्म में मतलब ये इकोनॉमिक शेप हिस्ट्री जो मार्क्स किया। फिर उसके बाद बेस सुपरस्ट्रक्चर में इकोनॉमिक्स बेस हो गया। फिर उसके बाद हेजमनी में अलाइड्स वगैरह कंट्रोल ग्रामसी। फिर फेमिनिज्म में आप लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशलिज्म फेमिनिज्म भी आप ये पढ़ सकते हैं। लिबरल फेमिनिज्म में हो गया कि लीगल के ऊपर काम करना, लीगल इक्वलिटी के ऊपर पे फोकस करना, जैसे मैरी ने बात की है। फिर उसके बाद रेडिकल में आ गया पैटर्ची को मतलब कैसे चैलेंज करना है। फिर उसके बाद कैपिटल सोशलिज्म में सोशलिज्म के ऊपर कैसे काम करना है। जैसे ये जो मैंने थिंकर्स के नाम लिखे ना, आप इनको अच्छे से एक बार आप मतलब पढ़ देना, क्योंकि एग्जाम में इनकी में भी इनकी बुक्स आ जाए, या मे भी इनका डेट ऑफ बर्थ आ गया, मे भी डेट ऑफ डेथ आ गई, या कुछ भी आ सकता है, तो आप इनके ऊपर मतलब ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। और इन्वायरमेंट के ऊपर जैसे अभी रिसेंटली मतलब इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट हुआ है वुमेंस के ऊपर, वो आप तक कर सकते हैं। इको फेमिनिज्म के ऊपर क्या क्या चीज़ें हुई हैं। फिर इकोलॉजिज्म मतलब इन्वायरमेंट्स मतलब क्या हुआ कि कैसे मतलब उस चीज़ को करना, जैसे मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे मतलब करना है, शैलो का इकोलॉजिकल कैसे है, जैसे
डीप इकोलॉजी में इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। शैलो इकोलॉजी में कैसे इन्वायरमेंट को नीड के लिए क्या ज़रूरत है, फिर उसके बाद इन इन्वायरमेंट को कैसे चेंज करना है, फिर उसके बाद क्या चीज़ें मतलब हमें ठीक करनी है, मतलब इन्वायरमेंट को कैसे ठीक करना बेसिकली। मल्टीकल्चरिज्म में आप ये देख सकते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म में क्या है, डाइवर्सिटी को कैसे करना है। मल्टीकल्चरलिज्म कि जैसे बहुत से मतलब हमारे कल्चरिज्म उसको कैसे मतलब मेरे ठीक करना है, फिर उसको कैसे करना है। लिबरल में आ गया कि इंडिविजुअल राइट को विद कल्चर की डाइवर्सिटी, मतलब इंडिविजुअल राइट को कल्चर डाइवर्सिटी को कैसे ठीक करना है। फिर उसके पोलिस्ट में रिस्पेक्ट करनी है कल्चरल ट्रेडिशन को, जो भी हमारे कल्चर ट्रेडिशन है उनको कैसे हमने इस चीज़ को ठीक करना है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद लिबरल मल्टीकल्चरिज्म में इक्वल राइट विद डाइवर्सिटी, फिर उसके पोलिस्ट, फिर कौन से, फिर आप ये देख सकते हैं ना, जैसे ये मेन विल के ऊपर, ये इनके ऊपर आप काम पढ़ सकते हैं। इनके ऊपर जो भी होता है आप इनसे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अपनी तरफ से भी कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या मे बी मैच दी फॉलोइंग पूछ लेंगे, इनकी बुक्स वगैरह पूछ लें। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म में ये हो गया कि नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, फिर उसके बाद उसके में नो फिक्स्ड मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद सोशल कंसिडरेशन शेपर्स। आप इनके भी थिंकर्स के जो भी इनकी बुक्स और इनके जो भी कोटेशन वगैरह होगी वो पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट जो होगा कि वो मतलब कैसे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैंने दी हैं, इनको आप कर सकते हैं। जैसे रिजेक्शन कैसे होना है, फिर टैक्स इंटरप्रिटेशन कैसे, नॉलेज ऑफ पावर को इंटरप्ट कैसे करना। जैसे हर थिंकर्स का मैंने बोला, फलेट का, हेडेरियर का, फिर लेटराट का, तो ये आप अपनी तरफ से कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लास्ट पे ये कोटेशन दी, आप ये पढ़ सकते हैं। मेहनत की ये अपनी तरफ से पढ़ लेना। मेहनत की आदत डाल लो, क्योंकि जब दुनिया सो रही हुई तब आपकी लगन आपको बढ़ा रही होगी। हर वो पल जो आपने खुद से कहा आज नहीं कल पढ़ेंगे, वही कल पल कहता है कि आप आगे बढ़ो या पीछे रहो। अगर हर आज जो इतनी मजबूत बनो कि इंतज़ार की कल का इंतज़ार करना पड़े। सफ़र लंबा है, मुश्किल है, लेकिन हर याद रखना, जो रुक गया वो हार गया, जो लगातार चलता रहा वो जीत का हकदार बना। तो आप ये चीज़ जो है वो आप देख लेना अपने हिसाब से। ये मैंने पॉलिटिकल थ्योरीज़ का जो भी था करेक्ट था मैंने वो आपको बता दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको इसमें कुछ मतलब आपको डाउट है या कुछ है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये देखें मैंने पूरा कर दिया है, आपको जो भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हैं। बेसिकली मैं आज घर से आया हूँ जम्मू, तो मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है, तो उसकी वजह से वीडियो अच्छी नहीं बनी है। तो मे भी आज मेरी पहली वीडियो है, तो आप अच्छे से देख के कमेंट में बता देना कि आपको कैसी लगी है, तो मतलब क्या मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, कैसे ठीक करना है। और आप बोलोगे तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये देख लें आप। अब मुझे नेक्स्ट बताएं आपको क्या कैसे करना है, क्या मतलब कौन से टॉपिक पे जाना है। आप मुझे ये कुछ सुजेस्ट करें, आपको PYQ मतलब चाहिए कि मतलब सीरीज, या फिर ऐसे मतलब टॉपिक बेस पे चाहिए, या फिर ओवरऑल जैसे आज की है, या आप उसके बाद 1 बाय 1 मतलब आपको थिंकर्स की चाहिए, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। क्योंकि आप जो बोलोगे तो मुझे उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं भी मतलब शोर में मतलब या कुछ आवाज़ में लो हो या कुछ ऐसे हो तो उसके लिए सॉरी। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।